यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताया था, बट आज हम इस टॉपिक में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बार बार जो मुझे मेन टॉपिक बताने थे आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं, आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। बट मैं इस टॉपिक के माध्यम से इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करा दूंगा। और इसी टॉपिक में आज आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। जी हाँ, इसी टॉपिक में आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्टिविटी, फॉर्मेट, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग, सब कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आज हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट: ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म ऑन कैश बेसिस। ये क्या करता है? ये फर्म में कैश के होने वाली चेंज को, इनफ्लो को और आउटफ्लो को शो करता है। इट रिवील्स द नेट इफेक्ट्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग ए पीरियड ऑन कैश एंड एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ चेंजेस इन कैश पोजीशन बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। और ये किसी भी डिफरेंस ईयर की बैलेंस शीट को कंपेयर करने में भी हेल्पफुल होता है। तो इट इज़ क्लियर, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच शो हाउ मैनी इनफ्लो एंड हाउ मैनी आउटफ्लो इन वन ईयर। अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग वे। नंबर 1, it is a periodical statement as it covers a particular period of time, say month or year. Second, it show movement of cash in between two balance sheet dates. Number 3, it establish the relationship between net profit and change in cash position of the firm. Fourth point, it does not involve matching of cost against revenue. Number 5, it show the sources and application of funds during a particular period of time. Number 6, it records the change in fixed assets as well as current assets. Number 7, a projected cash flow statement is referred to as cash budget. Number 8, it is an indicator of cash earning capacity of the firm. Number 9, it reflects clearly how financial position of a firm changes over a period of time due to its operating activity, investing activity and financial activity. मैंने आपको ये 9 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें से आप कोई भी 5 या 4 लर्न आसानी से कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, जब हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो हमें आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, आधे से ज़्यादा एडवांटेज हमें खुद लर्न हो जाएंगे एग्जाम्पल करने के बाद, जिसमें इसकी एक्टिविटी हमें पता चल जाएगी, इसका फॉर्मेट हमें पता चल जाएगा, तो वे भी हमारे ऑब्जेक्टिव में काम आ जाते हैं। नेक्स्ट, तो अब तक हमने पढ़े थे फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको बता दूं, एडवांटेज, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव ये सिमिलर ही होते हैं, ये कोई अलग नहीं होते। बट होता क्या है, कुछ टॉपिक इसमें इन्वॉल्व कर ले जाते हैं, कुछ उसमें, पर होते हुए ही है। आप इसमें से कोई भी एक लर्न कर लीजिए, वे सब में काम कर जाते हैं। दैट इज़ क्लियर। तो इसमें बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर: नंबर 1, it show the cash earning capacity of firm. Number 2, it indicates different sources from which cash been collected and various purpose for which cash has been utilized during the year. Third, it classifies
कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो ये आ गया ना, रिपीट होके। ये भी हमने किस में पढ़ा था, फीचर्स में भी पढ़ा था। ये हमारा एडवांटेज में भी होता है, देखो ऑब्जेक्टिव में भी ये आ गया। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और फीचर्स अलग अलग डिफाइन करते हैं वो एक ही साथ लर्न भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स आंसर टू वेरियस perplexing question often encountered by management, such as why the firm is unable to pay dividend instead of making। बात करते हैं पॉइंट 5 की, पहले से पूरा कर लेते हैं। इनफ प्रॉफिट, वाई इज देयर हज आइडियल कैश बैलेंस इन स्पीट ऑफ लॉस सफर्ड, वेयर हैव द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स गोन ईटीसी। दैट इज क्लियर। बात करते हैं 5 पॉइंट की हम। It helps the management in cash planning and control so that there are no shortage or surplus of cash at any point of time। मैं आपको बता दूं, ये हमें किस में हेल्प करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है कैश की। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हाउ मैनी इनफ्लो एंड हाउ मैनी आउटफ्लो इन ए 1 ईयर। ये हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं 2 ईयर की, कि लास्ट ईयर कितना था, इस ईयर कितना है। तो इससे हम आसानी से हम प्लानिंग भी कर सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट 6, इट इवेलुएट्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट ऑब्लिगेशन सच एज लोन रीपेमेंट, डिविडेंड्स, टैक्स ईटीसी। बात करते हैं पॉइंट 7, ए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कंसल्ट्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट हिज इन्वेस्टमेंट गेट्स रेगुलर रिटर्न इन फ्यूचर्स। बात करते हैं पॉइंट 8, इट डिस्क्लोज द रीजन्स फॉर डिफरेंसेस अमंग नेट इनकम, कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट। इसमें हम बात करते हैं 9 पॉइंट की। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन मोर साइंटिफिकली। और 10 की बात करते हैं हम, इट इंश्योर ऑप्टिमाइज यूज ऑफ फंड्स फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द एंटरप्राइजेज। ये क्या होता है, ये हमारे बजट में भी हेल्पफुल होता है। भाई ये हमें कैसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, तो कैसे उसमें हमें प्लानिंग में भी हेल्पफुल होगा और ये हमारे बजट में भी हेल्पफुल होगा। और मेनली 3 इसमें एक्टिविटी होती है, वे भी हमारे ऑब्जेक्टिव में आता है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज, इनमें से कोई भी एक पूरा टॉपिक पूरा लर्न कर लीजिए, वे तीनों में हमारे काम कर देता है। दैट इज़ क्लियर, यू अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए कितने मेथड होते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड और नंबर 2, ये देखिए नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। अब मैंने इसमें नोट लिखा हुआ नीचे, इनडायरेक्ट मेथड यूज 98%। देखो कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मेनली वो इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है। मैंने लिखा हुआ भी है, इनडायरेक्ट मेथड यूज 98%। देखो कितना ज़्यादा यूज होता है, तो सब ज़्यादा का जो यूज करते हैं वो 98%। और जब आज हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, तो वो इनडायरेक्ट मेथड पे ही बेस होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होती है एक्टिविटी, कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो हम पढ़ते हैं कैश फ्लो एक्टिविटी मेजरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। दे आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश फ्लो को बनाते समय, कैश फ्लो को पढ़ते समय इन 3 एक्टिविटी के बारे में हमें लर्न होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आफ्टर दैट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। दीज आर द मेन और प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस। ये मेन और प्राइमरी एक्टिविटी है बिजनेस की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेनली डील्स with major activity of buying and selling of goods and service of a business firm. These activity include manufacturing, distributing, selling, marketing, etc. Even thought this activity. इस एक्टिविटी में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी और सेलिंग भी, मार्केटिंग भी इसी में इन्वॉल्व होती है। तो ये क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होती है। बात करते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इसमें पहले से
ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डिटेल में। डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी बट प्रोवाइड्स ए मेजर कैश फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो हेल्प्स इन बेटर एसेजिंग प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ये क्या होता है, ये मेजर रोल निभाता है किसी भी बिजनेस में। बात करते हैं हम कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आपको बता दूं ये 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ना होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इसीलिए इस टॉपिक में मैंने आपको हर एक्टिविटी के इनफ्लो और आउटफ्लो अलग अलग डिफाइन किए हैं। ये मैंने आपको अलग अलग डिफाइन किया है जिससे कि आपको फॉर्मेट से पहले भी कुछ इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पता चल जाए। तो हम बात करते हैं कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 1 रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नंबर 2 कैश रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ पेटेंट्स। ये क्या होते हैं, ये हमारे इनफ्लो होते हैं। बात करते हैं हम कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 1 पेमेंट मेड ऑन सैलरी टू द एम्प्लॉयज़। जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये आउटफ्लो हो रहा है ना, कैश जा रहा है ना, तो ये आउटफ्लो एक्टिविटी शो करता है। कैश पेमेंट मेड टू सप्लायर, अगर मैं सप्लायर को कोई कैश पेड कर रहा हूँ तो वो भी हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है। मतलब पैसे जाना आउटफ्लो और पैसे आना इनफ्लो। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आर द अदर टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी इन विच कैश ट्रांजेक्शन मेड ऑन परचेजिंग और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। These activity include money spent on long-term assets, share debentures, etc. These activity provide minor cash flow in the firm when compared with operating activity, but have a great impact on the profitability of the firm cash flow flow. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होती है, ये हमारी लॉन्ग टर्म एसेट से इन्वॉल्व होती है। ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें भी सेम वही है, पैसे आएंगे तो इनफ्लो, पैसे जाएंगे तो आउटफ्लो। मतलब अगर हमने कहीं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो हमारे आउटफ्लो हो गया। कोई हमने फर्नीचर सेल कर दिया या कोई एसेट्स हमने सेल कर दी, पैसे आ गए, वो इनफ्लो हो गया। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हेल्प्स इन द ग्रोथ कैपिटल आल्सो क्रिएट स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। बात करते हैं हम कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो किस किस कंडीशन में होता है। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैश इनफ्लो इंक्लूड द सेल ऑफ एसेट्स। अभी मैंने आपको बता रहा था इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर मैंने कोई सेल कर दिया, कोई एसेट सेल कर दी, तो उसमें क्या होता है, कैश हमारे पास आता है, तो कैश हमारा क्या हुआ, इनफ्लो। 2 पॉइंट कैश रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एट एडवांस गिवन टू द थर्ड पार्टीज। अगर किसी ने हमें लोन दे दिया या एडवांस में पैसे दे दिए, वो भी हमारे लिए क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, कैश रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द अदर कंपनीज ऑफ फर्म। अगर कहीं से भी हमें रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी हमारा क्या है, इनफ्लो। और फोर्थ रिसीव्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ शेयर डेबेंचर बॉन्ड्स etc। अगर किसी की रिसीव्ड मिलती है, कोई चीज़ हमें रिसीव्ड हो रही है, तो वो हमारी क्या होती है, इनफ्लो। सिंपल से एक लॉजिक है, आप हमेशा याद रख लो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो। अगर पैसे आ रहे हैं तो इनफ्लो और पैसे जा रहे हैं तो आउटफ्लो। इनकमिंग इनफ्लो होती है और आउटगोइंग आउटफ्लो होती है। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये भी आप पढ़ लीजिए कौन कौन सी है। नंबर 1 कैश पेमेंट ऑन परचेजिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इंटेंजिबल गुड्स लाइक पेटेंट्स। नंबर 2 पेमेंट मेड ऑन एक्वायरिंग ऑफ देयर अदर कंपनी शेयर डेबेंचर एंड अदर डेब्ट इश्यू। थर्ड एडवांस एंड लोन्स गिव्स टू थर्ड पार्टीज। ये बस हमारे पढ़ने के लिए है, अगर आप ना भी चाहे तो ये हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये हमें आसानी से समझ आ जाएगा। बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द राइज ऑफ द कंपनी कैपिटल इवन दोज दिस लाइट at the bottom of the statement but had its own importance. These activities are confined mainly financial activity of the firm like trading of company share, repaying investors, adding or charging loans or issuing more stock whenever required. Most importantly, these activities change the capital and borrowing of the firm. इसकी बात करते हैं हम कि कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 2 मैं पॉइंट बता देता हूँ। रिसीट ऑन द इशूइंग ऑफ फॉर शेयर अदर डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स
कैश रिसीट फ्रॉम इश्यू, अगर मैं कोई इश्यू शेयर कर रहा हूँ या डेबेंचर कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं कोई इश्यू डेबेंचर कर रहा हूँ तो उससे हमारे जो रिसीट होगा वो इनफ्लो होगा। अब कैश आउटफ्लो की बात करते हैं हम। कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड डेबेंचर्स, डिविडेंड्स पेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, रीपेड बोरोइंग मेड बाय द फर्म। ये इनफ्लो आउटफ्लो मैंने थ्योरी के रूप में आपको समझाया है, जिससे कि आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के लिए ये हमारे लिए नेसेसरी है। आप इनफ्लो आउटफ्लो इसमें से नोट डाउन भी कर सकते हैं, बट इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर अपना गिवन दूंगा, दिया रहेगा, तो आप आराम से भी उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इनके सोर्सेज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, कौन सी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, विच आइटम इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और विच आइटम इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहले हम बात करते हैं मेन टॉपिक यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन कौन से टॉपिक है, अगर आपने इन्हें ध्यान से पढ़ लिया, इससे पहले जो पार्ट था वो सारा थ्योरी का था, बट इस टॉपिक में अब हम स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक हमारा चलने वाला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन टॉपिक, तो इसमें ये जो यूज होगा ये हमारा न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना। मेन टॉपिक यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 1 शॉर्ट टर्म एसेट्स, नंबर 2 शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, नंबर 3 एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में प्रॉफिट लॉस सेल फिक्स एसेट्स और डिविडेंड पेड एंड रिसीव्स। ये मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, जिससे कि क्वेश्चन करने में ईजी हो जाए। जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो उसमें बस हमें क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म एसेट्स और एडजस्टमेंट, ये 3 पार्ट ही पढ़ने हैं। इन 3 टॉपिक को ही हमें समझना है, ये इन 3 पार्ट को ही हमें पढ़ना है। शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट। शॉर्ट टर्म एसेट्स में इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है। और एडजस्टमेंट जो होती है प्रॉफिट और डिविडेंड रिसीट लॉस, किसे हम प्लस करेंगे और किसे हम माइनस करेंगे, वो सब मैं आपको फॉर्मेट में बता दूंगा। पर ये बात जरूर याद रखें कि शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट, इन 3 टॉपिक को ही इसमें यूज करना है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। ये तीनों एक्टिविटी मिलके ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों एक्टिविटी के मैं पहले आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, और तीनों को ही ऐड करने के बाद हमारा पूरा फॉर्मेट बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर्मेट। कैश फ्लो फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड, मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 मेथड यूज होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बट जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो आपको इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि 98% यूज होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट जो टैक्स से पहले का होगा, मतलब जिसमें टैक्स हमने माइनस ना किया हो। अब इसमें कुछ मैं ऐड करूंगा और कुछ लेस करूंगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, इसमें 3 ही बात याद रखनी है, शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट। अब क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, विच आइटम ऐड और विच आइटम लेस, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अगर ये बात आपने यहीं समझ ली तो आपको आगे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, मैं गारंटी लूँगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसमें हम बात करते हैं ऐड। नंबर 1 डेप्रिसिएशन। याद रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी हमारा लॉस हो रहा होगा उसे प्लस कर दो, जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा उसे माइनस कर दो, बस ये बात याद रखना। बट 3 कंडीशन हो, शॉर्ट टर्म एसेट्स हो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो और एडजस्टमेंट हो लॉन्ग टर्म की, बस ये 3 बात याद। देखो, डेप्रिसिएशन लॉस है प्लस हो जाएगा, लॉस ऑफ सेल फिक्स एसेट्स प्लस, लॉस इन इन्वेस्टमेंट सेल प्लस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस, डिविडेंड पेड प्लस और इंटरेस्ट पेड प्लस। तो जो भी हमें लॉस हो रहा है, जो भी हमें पे करना हो रहा है, पे करना पड़ रहा है, वो हमारा प्लस, और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा माइनस। ये उल्टा कर दीजिए बस। और 3 बात याद रखिए, शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट। इससे अलग कुछ भी टॉपिक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये बात याद रखना। और रिटर्न ऑफ गुडविल भी इसमें आता है, ये बात याद रखना, रिटर्न ऑफ गुडविल। लेस, नंबर 1 प्रॉफिट ऑफ सेल फिक्स एसेट्स, नंबर 2 प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 इंक्रीज इन करंट एसेट्स, नंबर 4 डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, नंबर 5 डिविडेंड रिसीव्ड, नंबर 6 इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये आइटम है जो लेस होंगे। और इसे सोल्व करने के बाद नीचे आंसर आता है नेट कैश फ्रॉम एंड यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
या तो मैं फ्रॉम लिखूँगा या मैं यूज लिखूँगा, ये बात याद रखना। अगर मेरा आंसर प्लस में आया तो नेट कैश फ्रॉम लिखूँगा, अगर मेरा आंसर माइनस में आया तो नेट कैश यूज लिखूँगा। दैट इज़ क्लियर। ये फॉर्मेट नोट कर लेना, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मेट बताता हूँ आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें भी कुछ आइटम ऐड होते हैं और कुछ आइटम लेस होते हैं। अब मैं ऐड होने वाला आइटम आपको बताता हूँ। नंबर 1 सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, नंबर 2 डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स, नंबर 3 इंटरेस्ट रिसीव्ड, नंबर 4 डिविडेंड रिसीव्ड। याद रखना इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स ही लेनी है और प्लस इसमें आपका जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा होगा वो हमें इसमें लिखना होगा, बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करना। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब लेस, नंबर 1 परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, नंबर 2 इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, नंबर 3 इंटरेस्ट पेड, नंबर 4 डिविडेंड पेड। नीचे आंसर लिखूंगा कैश फ्रॉम एंड यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या तो फ्रॉम लिखूंगा या यूज लिखूंगा। आंसर प्लस में आया तो फ्रॉम लिखना है और आंसर माइनस में आया तो कैश यूज लिखना है, बस। दोनों में से एक वर्ड ही यूज हमें करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें भी कुछ आइटम ऐड होते हैं और कुछ लेस होते हैं। तो नंबर 1 प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल प्लस हो जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस हो जाएंगे, और थर्ड इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लेस डिविडेंड पेड, नंबर 2 इंटरेस्ट पेड, नंबर 3 डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब इसके नीचे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश, ए बी सी। ए का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, बी का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर, और सी का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर। इन तीनों एक्टिविटी को सोल्व करने के बाद जो भी आता है इस लाइन के सामने मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद अच्छा, मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या बताया था, शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट। बट शॉर्ट टर्म एसेट्स में कैश और बैंक नहीं लेंगे, ये बात याद रखना। क्यों, उसका यूज होता है सबसे लास्ट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज होगा सबसे बाद में। तो कैश एट बिगिनिंग यहाँ पे लिख देंगे और कैश एट द एंड का आंसर यहाँ पे लिख देंगे। और ए बी सी प्लस कैश इन बिगिनिंग, इन दोनों को मिलाकर अगर वो एंड के इक्वल आ रहा है, उसके इक्वल आ रहा है, तो हमारा आंसर ठीक है। यस, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अब नीचे मैंने नोट में एक बात लिखी है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इग्नोर्ड। ये बात मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताई, वहाँ बताता फिर यहाँ रिपीट करते, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट में नॉन कैश ट्रांजैक्शन इग्नोर। जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम उसे इग्नोर करते हैं, नोट डाउन नहीं करते। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बताई है कि अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, घर बैठ के बच्चे अपना थ्योरी कर सकते हैं, किसके पास बुक अवेलेबल ना हो। और कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि घर बैठे वो पढ़ता रहे, तो इसके नोट्स भी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई बच्चा पीडीएफ से नोट डाउन करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आपको मैं पीडीएफ भी, तो जी हाँ, इनके नोट्स भी प्रोवाइड मैं आपको करा दूंगा, चाहे वो थ्योरी के हो चाहे वो हमारे न्यूमेरिकल को हो। अब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कुछ वर्किंग नोट मैंने आपको बताया है, ये बात आपको ज़रूर लर्न करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म एसेट्स में कौन कौन सी आती है, कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बट नोट में मैंने लिखा हुआ कैश, बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट नॉट यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कैश, बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट नॉट यूज, मतलब इसका यूज हम नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, सबसे लास्ट में। जी हाँ, कैश, बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट का हम यूज करते हैं इस ए प्लस बी प्लस सी के बाद। मतलब अभी मैंने बताया था ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। फिर है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, बीपी, एक्रूड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये हमारे किस में यूज होंगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट, व्हीकल, अदर। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, बॉन्ड्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स, पेंशन लायबिलिटीज़, डेफर्ड कंपेंसेशन, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड इनकम टैक्स, कस्टमर डिपॉजिट।
तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में ये मेन टॉपिक होते हैं। तो मैंने मेन छोटी से छोटी बात कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो भी नेसेसरी है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, 3 टाइप्स। फॉर्मेट में कैसे यूज करते हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म एसेट्स कैसे यूज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी एसेट्स यूज होती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे यूज होती है। ये सब मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक में डिटेल वाइज जल्दी करके बता दिया, क्योंकि ये क्लास हमारी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर इन्वॉल्व है, थ्योरी विद न्यूमेरिकल। तो अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। और न्यूमेरिकल सबसे पहले मैं आपको एक एक एक्टिविटी बताऊंगा, पहले शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप कोई भी स्टूडेंट चाहे तो मैं आपको पीडीएफ, फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर पे चले जाए, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये एक आपको क्वेश्चन गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। देखो पर्टिकुलर नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस 2015 और 2014। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट। जब बैलेंस शीट गिवन होती है तो नोट्स टू अकाउंट भी गिवन होता है। नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा बैलेंस इन स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख और 1 लाख। तो इससे सिर्फ क्या करना, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल डिटेल से आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसमें हमें क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। और याद करो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस होगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो 2014 में 1 लाख है, 2015 में कितने हैं, 5 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब 4 लाख। अब देखिए नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन भी है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स फॉर द ईयर 2014 एंड 15 वाज 50,000। तो मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। ये दोनों बात समझ में आ गई। अब देखो इसका आंसर। सॉल्यूशन फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। 5 लाख में से 1 लाख माइनस करें, कितना आया, 4 लाख। एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन 50,000, दोनों को ऐड करा तो 4,50,000, 4,50,000। मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले लिखेंगे, बट जितनी भी हमारी लॉस होगी, जैसे डेप्रिसिएशन है एडजस्टमेंट में, वो हम प्लस कर देंगे और प्रॉफिट हमारा माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैलेंस शीट गिवन है आपको, पर्टिकुलर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख 1 लाख। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। मतलब आपको इसमें भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, और नोट्स टू अकाउंट भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस होगा 5 लाख माइनस के 1 लाख इक्वल टू 4 लाख, ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम बात करते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, नॉन करंट एसेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शॉर्ट टर्म एसेट्स, एडजस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस होता है बस वही लिया जाता है। तो एसेट्स में से नहीं आएगा कुछ भी, नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं हम इंटेंजिबल एसेट्स में से गुडविल। तो गुडविल का रिटर्न ऑफ, जब मैं आपको पढ़ा रहा था फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि गुडविल का रिटर्न ऑफ भी इसमें आता है। 2014 में कितनी थी, 50,000, और 2015 में कितनी थी, 4 लाख। क्लियर। तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि इसमें जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना है, 4 लाख। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कितने हैं, 10,000। और गुडविल वो जो एडजस्टमेंट हमारी आई थी वो कितनी आई थी, गुडविल 10,000। यहाँ पे जो ये अमाउंट इसे ठीक कर लेना, ये 40,000 और 50,000 है। क्लियर। 40,000 और 50,000 दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,000। 2014 से 2015 में कितना हुआ, 50,000 की जगह 40,000 हो गया, मतलब कम हो गया 10,000। जी हाँ, आपको एक जीरो ज़्यादा लग रही होगी, ये गलत लिखी हुई है, एक मिस है। 50,000 और 40,000 है। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये 50,000 और ये 50,000 एंड 40,000।
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10,000, मतलब गुडविल कम हो गई, और गुडविल रिटर्न ऑफ हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो होती है। तो 4 लाख हमारा नेट प्रॉफिट था, 10,000 हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ, तो टोटल हो गया 4,10,000। नोट में मैंने लिखा हुआ नीचे नॉन कैश ट्रांजैक्शन विल बी इग्नोर। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो हमारी क्या होगी, इग्नोर होगी पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, 1 लाख, नॉन करंट एसेट्स 250, 3 लाख, टेंजिबल एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज नहीं होती, नोट्स टू अकाउंट गिवन है और एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है। देख लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस में 5 लाख, 1 लाख, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, टेंजिबल एसेट्स मशीनरी 2,50,000, ये नीचे टोटल है 5 लाख, 1 लाख, 2,50,000, 2,50,000, दैट इज क्लियर। जी हाँ, ये दो बार आ रहा है ना, 5 लाख 5 लाख, ये टोटल है नीचे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीनरी ऑफ 10,000 रुपये वाज सोल्ड फॉर 5,000। एक इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि 10,000 की जो मशीन थी वो सोल्ड आउट कर दी गई 5,000 में। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख। मैंने क्या बताया था, सरप्लस वाले में हम क्या करते हैं, हाँ जी, मोर वाले में से लेस वाला माइनस कर देंगे, 5 लाख माइनस के 1 लाख इक्वल टू 4 लाख। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन कितना था 40,000, देख लीजिए डेप्रिसिएशन कितना है इसमें 40,000, क्लियर। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना था 5,000, लॉस ऑफ सोल मशीनरी कितना था 10,000 की जो थी मशीन वो कितने में सोल्ड आउट हो रही थी 5,000 में, तो ये टोटल हो गया 4,45,000। अब बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन। देखिए इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, कहीं भी गिवन है क्या, देखिए नहीं है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक मशीनरी अकाउंट बनाना होता है। जी हाँ, हर क्वेश्चन में हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना होगा जहाँ पर भी सेल आउट हो रहा होगा। अब देख लीजिए वो अकाउंट, ये रहा मशीनरी अकाउंट। देखिए टू बैलेंस BD कितने का था 3 लाख का, क्लियर। और एक बैलेंस था 2,50,000 का, ये देखिए एक बैलेंस था मशीनरी का 3 लाख का, एक 250 का। टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 में 3 लाख और 2015 में 2,50,000। तो इधर तो टू बैलेंस BD 3 लाख और यहाँ पे 250। अब सेल आउट कितने में करी वो हमने 5,000 में, लॉस कितने का हुआ 5,000। जब मैंने इसका बैलेंस आउट करा, तो बैलेंस फाइंड करा, तो इसका बैलेंस आया 40,000। और वो जो बैलेंस आएगा वो किसके नाम से आएगा, डेप्रिसिएशन। अगर ये बैलेंस डेबिट साइड में आता, फाइंड होता, डेबिट साइड में बसता, तो ये होता परचेस के नाम से। याद रखना, बाई साइड में या तो सेल के नाम से आएगा या डेप के नाम से, बट टू साइड में हमेशा परचेस के नाम से ही आएगा, क्लियर। हाँ, अगर इसमें सेल नहीं दिया होता तो ये बाई बैलेंस सेल के नाम से आता। ये बात जरूर याद रखना, हमें हर क्वेश्चन में मैक्सिमम 99% मशीनरी अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा, ये फाइंड करने के लिए कि डेप्रिसिएशन है नहीं। देखो इस क्वेश्चन में डेप नहीं गिवन था कहीं भी, आप चेक कर सकते हैं, बट हमने पहले मशीनरी अकाउंट बनाया और फिर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया। और सिंपल सी बात, 4,40,000 और 5,000 को ऐड करा तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश यूज कब लिखा जाता, जब इसका आंसर माइनस में आता। जी हाँ, अगर ये माइनस में आता तो कैश यूज लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये देख लीजिए 4 क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब तक हमने जो क्वेश्चन करा था वो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, अब ये क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और गिवन क्या है, मशीनरी गिवन है और एक डेप्रिसिएशन गिवन है। आप याद रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करंट आइटम ही चलते हैं। जी हाँ, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है ना। तो मशीनरी 2018 में और 2019 में देखो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, 5 लाख का 550 हो रहा है। अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होगी, ये बात याद रखना, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हमेशा वो माइनस होगी, ये बात याद रखना। तो उससे हमारा क्या होता है, आउटफ्लो होता है, और आउटफ्लो क्या होता है, माइनस। अगर हमारी कोई एसेट्स डिक्रीज होगी तो वो हमेशा क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि उससे होगा इनफ्लो। तो अब इसका नीचे देख लीजिए हेडिंग, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड थ्योरन 20,000 वाज सोल्ड फॉर 26,000। एक मशीन थी 50,000 इसका कॉस्ट था, उस पर डेप था 20,000 और वो सोल्ड आउट की गई है 26 में, क्लियर। मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा,
तो ये देखिए मशीन अकाउंट देख लेते हैं पहले। टू बैलेंस बी डी 5 लाख और टू बैलेंस सी डी 550। क्लियर। डैप है इसमें 20, सेल है इसमें 24। अब देख लीजिए इसका जब मैं इसका आंसर निकालूंगा सेल 20 बैलेंस करके जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो ये आ जाएगा परचेज के नाम से। देखिए 1 लाख बैलेंस टू साइड मारा है परचेज के नाम से। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब देख लीजिए परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख। जब भी मैं कोई मशीनरी परचेज करूँगा वो हमेशा माइनस में जाएगी। और सेल ऑफ मशीनरी की थी 26,000 और इसका आंसर आ गया 74,000 और ये आंसर माइनस में आया है। तो इस आंसर को लिखूँगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर। जी हाँ, मशीनरी अकाउंट हर क्वेश्चन में मुझे बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में मशीनरी अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है, जिससे हमें परचेज, सेल या डेप्रिसिएशन का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब इसमें एक टॉपिक और बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखिए टू मशीनरी 20,000, बैलेंस सी डी 170, बैलेंस बी डी 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 90,000। क्लियर। और जब ये बैलेंस निकल कर आया मशीनरी का 20,000, ठीक है ना, ये 90,000 इधर प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे तो हम इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं भी बनाते, जब भी इसमें 100 था कितना डेप्रिसिएशन, इसमें गिवन था 20,000। क्लियर। बात करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी क्वेश्चन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। पर्टिकुलर में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 2019 के अमाउंट गिवन है, 2018 के अमाउंट गिवन है। क्लियर। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000 और इंटरेस्ट पेड हो रहा है। क्लियर। मैं आपको बता दूं इसमें हमें बनाना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्लूड होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन चलते हैं। आंसर में देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसेड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें इक्विटी शेयर को देखते हैं पहले हम, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज। देखिए 9 लाख का 10 लाख, ये हमेशा मोस्टली इंक्रीज ही होते हैं और ये प्लस में जाएंगे। क्लियर। रिड्यूसमेंट ऑफ 12% डिबेंचर 50,000, ये हमें पेड आउट करना होता है, ये हमेशा माइनस होगा। और इंटरेस्ट पेड 18,000। क्लियर। 50,000 कैसा है ये? जी हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। ये है 12%। कितना परसेंट? 12%। आप इसका 12% निकालिए तो ये 50,000, 18,000, 1 लाख 10,000 में से ये माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40,000 प्लस में। और जब आंसर प्लस में आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इक्विटी शेयर वाज इश्यूड 30 मार्च 2019, इंटीम डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर। अब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, अब ये हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसमें हमें बनानी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले देख लीजिए इश्यू ऑफ शेयर। देखो शेयर कितने थे? 4 लाख 2018 में थे और 2019 में कितना हो गए? 5,25,000। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 1,25,000। ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है? 1,25,000। इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। डिबेंचर देख लीजिए कितना डिफरेंस है डिबेंचर में, 3 लाख और 4 लाख, तो कितना डिफरेंस हो गया? 1 लाख। क्लियर। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर 7,500, ये निकाल के भी कैलकुलेट भी कर रखा है। 5% ऑफ 1,50,000 और इंटीम डिविडेंड 15% ऑफ 4 लाख 60,000 माइनस जो भी हमें पेड करना हो सब माइनस करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर 1,50,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12% ऑफ 3 लाख 36,000 और इंटरेस्ट ऑन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 55,000। जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा प्लस वाली डिजिट को एक साथ और माइनस वाले उसमें माइनस करने के बाद ये बैलेंस बचेगा 41,500। तो इसका आंसर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर ये आंसर माइनस में आता तो मैं लिखता था नेट कैश फ्लो यूज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। जी हाँ, आप बोलोगे इसमें मशीन अकाउंट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मशीन अकाउंट का हमें यूज़ होता है जहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाते हैं या जहाँ पे ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम बनाते हैं। क्लियर, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स का यूज़ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये जो क्वेश्चन है ये दोनों एक्टिविटी का है,
इन्वेस्टिंग का भी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी। पर्टिकुलर मशीनरी दे रखी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, कैपिटल गिवन है और बैंक लोन गिवन है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000, वो 2,000 के लॉस पर सोल्ड आउट हुई है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 6,000। क्लियर। अब इसका आंसर चेक करते हैं हम। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ मशीनरी 20,000, ठीक है ना। जो भी मैं परचेस करूँगा वो माइनस, जो भी सेल करूँगा वो प्लस। सेल ऑफ मशीनरी 4,000। नेट कैश सेल फ्रॉम यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आंसर माइनस में आया तो यूज लिखूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 5,000 इशूड शेयर और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000, इसका आंसर भी माइनस में आया तो नेट कैश फ्रॉम यूज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट इज क्लियर। यस, नोट डाउन कर सकते हैं आप आराम से, वर्किंग नोट में आप देख लीजिए। मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बी डी, टू साइड में लिखेंगे और बाई साइड में बाई बैलेंस सी डी। 40,000 और 50,000। डेप्रिसिएशन था 4,000, बैंक सेल था, मतलब ये सेल था 4,000 और लॉस जो हुआ था वो कितना गिवन था 2,000। जब सबको मैंने इंक्लूड करा तो टोटल हो गया 60,000। 60,000 से 40,000 माइनस करा तो ये आया 20,000 और 20,000 हमारा क्या हो गया परचेस। और ये परचेस हमने कहाँ पे शो करा, यहाँ पे परचेस ऑफ मशीनरी। दैट इज क्लियर। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बताया था बना भी सकते हैं, नहीं भी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है ज़्यादा, फिर भी आप देख लीजिए। टू मशीनरी अकाउंट बैलेंस 4,000, बैलेंस सी डी 12,000, बाई बैलेंस बी डी 10,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 6,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन एक शॉर्ट में ही आता है वैसे, देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन बिल पेबल, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और इससे हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। याद रखना, शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म एसेट्स हो या लाइबिलिटीज हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म एसेट्स, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें चेक करते हैं। ओपनिंग कैश नहीं लेते, याद रखना कैश इन्वॉल्व नहीं करते। कैश, बैंक या कैश इक्विवेलेंट को हम यूज करते हैं इसके आंसर में। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक हमारी शॉर्ट टर्म होती है। इंक्रीज इन बिल पेबल शॉर्ट टर्म होती है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म, रीपेमेंट लॉन्ग टर्म, नेट प्रॉफिट बिफोर ईयर 20,000। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रॉफिट लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसमें, प्रॉफिट 20,000, तो इसका प्रॉफिट हो गया 20,000। आफ्टर डैट अब इसमें कुछ ऐड करना है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में तो मैं उसे ऐड कर दूंगा और इंक्रीज को क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा एसेट्स को। देखो सबसे पहले ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स 80,000, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 1,20,000, इन्हें मैं ऐड करूँगा तो ये आ गया 2,20,000। अब नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका आंसर आ गया 2,20,000। अगर ये आंसर माइनस में आता तो मैं यूज लिखता, नेट कैश फ्लो फ्रॉम की जगह में यूज लिखता। अब बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल आएगी बस, परचेस होती है तो माइनस, सेल है तो प्लस, 3 लाख आ गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। अब थर्ड पॉइंट निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देख लीजिए, रीपेमेंट था ओनली इसमें 5 लाख, तो 5 लाख माइनस में हो गए। अब तीनों एक्टिविटी का आंसर आ गए नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी प्लस माई, बी एक्टिविटी प्लस माई और सी एक्टिविटी माइनस माई। तो 5,20,000 से जब मैं 5 लाख माइनस करूँगा तो 20,000 हमारा बैलेंस बचेगा। अब मेरे पास एक बैलेंस था कैश ओपनिंग और कैश क्लोजिंग। कैश ओपनिंग ऊपर लिख देते हैं और कैश क्लोजिंग नीचे। एंड 150 में से 20 ऐड करा तो 170। ओपनिंग और इन तीनों का जो आंसर आता है उन्हें मिलाकर क्लोजिंग एंड के बराबर होना चाहिए, तो इक्वल आ रहा है तो ठीक है, ये हमारा आंसर ठीक है। दैट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको एक पूरा ऐसा बैलेंस शीट गिवन होगी। ये है एक एक्चुअल में क्वेश्चन, ऐसे एक हमें बैलेंस शीट गिवन होगी, नोट्स टू अकाउंट गिवन होगा, उससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो इसमें देखो क्या क्या गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, 2 नॉन करंट लायबिलिटीज, 3 करंट लायबिलिटीज, और सेकंड पॉइंट में एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अगर आपको ये पता होगा
कि करंट एसेट्स कहाँ पे यूज़ करनी है, नॉन करंट एसेट्स कहाँ पे यूज़ करनी है, इंक्रीज और डिक्रीज का क्या करना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इसमें शेयर कैपिटल। हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल का जो डिफरेंस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस होगा, उसको मैं लिखूँगा नेट प्रॉफिट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट 183 में से माइनस कर दिया 82, तो ये आ गया 1,01,000। क्लियर, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हो गया 1,01,000। कुछ ऐड कर दिया इसमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 75,000 ऐड कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल टोटल हो गया 1,08,500। एडजस्टमेंट अब देख लीजिए, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ प्लस हो जाएगा, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ लेस हो जाएगा, और ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल ऐड। ये हमेशा याद रखना, करंट एसेट्स जो भी होगा इंक्रीज वो मैं लेस करूँगा और डिक्रीज करंट एसेट्स को ऐड करूँगा। ये बात हमेशा आपको लर्न रखनी है। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 122,500। लेस टैक्स पेड, अगर टैक्स गिवन है तो लेस कर देता हूँ, अगर इसमें नहीं है तो नहीं। अब इसका आंसर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,22,500। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स 1,57,000। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 13,000। ये दोनों माइनस में हैं डिजिट, और दोनों का आंसर भी आएगा माइनस में। तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब आंसर माइनस में आता तो यूज लिखते हैं, ऑपरेटिंग का प्लस में, इन्वेस्टिंग का माइनस में। अगर मैं बात करूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, इसका आंसर आएगा प्लस में। अब इसके आंसर के बाद तीनों को हमें ऐड करना है, प्लस को एक साथ, माइनस को माइनस कर देंगे, जो भी माइनस में होगी डिजिट, ये देख लीजिए आप। तो इसका आंसर आ जाएगा डी पॉइंट, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000। क्लियर। अब कैश बिगिनिंग दिया होगा और कैश क्लोजिंग दिया होगा। बिगिनिंग कितना है इसमें 70,000 और एंड कितना है 95,000, दोनों को ऐड करूँ तो 95,000 आ रहा है। दैट इज क्लियर, अंडरस्टूड। अब नोट पढ़ लीजिए, इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट डिबेंचर वर इशूड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कंप्यूट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डिबेंचर। इसका जो हमने कंप्यूट करा है वो ओपनिंग बैलेंस पे करा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम इसमें ज़्यादा ना करके कुछ ही मेन क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जिस बच्चे को पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, गिवन रहेगा। आप वहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में भी जाकर भी लिख सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। ये पर्टिकुलर 2019 के अमाउंट गिवन है, 2018 के अमाउंट गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक करंट लायबिलिटीज़, फिर एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन दिया होगा पेपर में, एग्जाम में एक ऐसी फुल क्वेश्चन दिया होगा और उससे हमें तीनों एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है, तीनों एक्टिविटी बनानी है। क्लियर, अंडरस्टूड। याद रखना, शॉर्ट टर्म एसेट्स लायबिलिटीज ऑपरेटिंग, लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों बात हमेशा याद रखना। इंक्रीज कहाँ पे प्रेस करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट इसका आंसर चेक करते हैं। पहले नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, 27,000, 2018 में 20 और 18,000, इस प्रकार से ये अमाउंट गिवन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स गिवन है, और नीचे नोट्स भी दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड 2019 आर 39,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली। You are required to prepare cash flow statement for the year ending 31 मार्च 2019। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में, ऐसी क्वेश्चन आता है। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे ऊपर फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2019। नंबर 1 मतलब ए बी सी और डी, चार पार्ट इसमें हमें फाइंड करने हैं। ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग और डी होता है इनका टोटल।
तो ए में बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट 9000, एड आइटम में जनरल रिजर्व, गुडविल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, परपोज डिविडेंड, जो भी हमारा लॉस होगा उसे हम ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट 1 लाख, इसका आंसर आ गया 1 लाख। अब इसमें से कुछ लेस कर देंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे 1000। 1 लाख और 1000 हो गया 1 लाख 1। इसे बोलते हैं कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेस टैक्स पेड, अगर कोई टैक्स पेड है तो उसे माइनस कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या तो कैश यूज आता है या कैश फ्रॉम, याद रखना नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर प्लस में आंसर आया तो फ्रॉम और माइनस में आता तो यूज। क्लियर। बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ प्लांट मशीनरी, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, और इसका आंसर आ जाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 73,000। सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड, इशू शेयर, तो इसका आंसर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों का जो टोटल होगा वो हमारा पॉइंट आता है डी पॉइंट। क्लियर। तो नेट इनकी जो डिक्रीज जो फाइंड हुआ ए बी सी को मिलाकर वो हुआ 11,000। अब एक ओपनिंग होता है कैश और एक कैश क्लोजिंग होता है। ओपनिंग 70,000 और दोनों इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्लोजिंग के इक्वल, और क्लोजिंग के इक्वल आने पर हमारा आंसर ठीक होता है। नोट, प्रपोज डिविडेंड ट्रीटमेंट इज एज पर 4 एस 4। तो इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसी स्टेप बाई स्टेप में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें बता भी सकता हूँ, बट इतने क्वेश्चंस की तैयारी भी अगर आप कर लेंगे आराम से तो आसानी से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देख सकते हैं आराम से। नोट्स टू अकाउंट है इसका ये, और ये इसका आंसर गिवन है यहाँ पे, आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके साथ एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ लिब्रा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2012। हमेशा इन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, 2 ईयर का कंपेयर दिया होता है, 2012, 13, 13, 14, 14, 15, मतलब 2 ईयर की आपको अमाउंट गिवन होगी। क्लियर। और ऐसे एक पूरी बैलेंस शीट गिवन होगी। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसी टाइप से अमाउंट गिवन होगी और इसके साथ गिवन होगा नोट्स टू अकाउंट। देख लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है नोट्स टू अकाउंट में 4 लाख और 3 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस से हमें क्या फाइंड होता है, प्रॉफिट। ये बात याद रखना। अब इसका मान से चेक करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एंडेड मार्च 31, 2013। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट 1 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे। याद रखना डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा प्लस होगा और इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो डिक्रीज इन करंट एसेट इन्वेंट्री 6,000, ट्रेड रिसीवेबल 54,000, लेस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल, जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग लेस टैक्स पेड, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसका आंसर आ गया 1,52,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर ये आंसर माइनस में आता तो कैश यूज आता। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। बात करते हैं बी पॉइंट की, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ द टेंजिबल एसेट्स 2,90,000 माइनस में, परचेस हमेशा माइनस में, और परचेस ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 72,000, ये भी माइनस में, परचेस हमेशा माइनस करेंगे और इसका आंसर भी माइनस में आएगा। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3,62,000। क्लियर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर माइनस। सी पॉइंट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2,50,000,
50,000 माइनस में, 2 लाख प्लस में, और इसका आंसर आ जाएगा 1,50,000 प्लस में। तो दो का आंसर प्लस में आया और एक का आंसर माइनस में। तो इसका आंसर है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,50,000। क्लियर। अब मैं तीनों को इंक्लूड कर लूँगा, प्लस प्लस एक साथ और माइनस वाले एक साथ। तो इसका आंसर जब भी माइनस में आएगा और इसे लिखूँगा डी पॉइंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000। ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग ऐड कर देते हैं और एंड वाला इसमें नीचे लिख देते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 1,44,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, ये आपको इसमें गिवन भी है, कोई प्रॉब्लम। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसके साथ आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं दोबारा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नोट डाउन कर लीजिए आप पहले। नोट डाउन करने के बाद आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। ये रहा 11 क्वेश्चन। अब चाहे तो पहले आराम से इसका क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, फिर इसकी नोट्स को नोट डाउन कर ले और इसके साथ इसका ये आंसर मैंने यहाँ पे गिवन है। आप आराम से इसका नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर इसका आंसर समझ में नहीं आया, या ये कैलकुलेट कैसे हुआ, इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ। तो आप ऐसे नोट डाउन कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा। क्वेश्चन तो और भी बहुत है, बट इतने क्वेश्चन से हो जाएगा काम, आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे सेंड ज़रूर करें। तो अकाउंट से रिलेटेड हर चैप्टर मैं आपको ऐसी टॉपिक के माध्यम से बताता रहूँगा। बस आप घर बैठे तैयारी करते रहें, इस लॉकडाउन का पालन करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम, या क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हुई हो, या इसके पीडीएफ के लिए आप इसके पीडीएफ भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आप दे सकते हैं। क्लियर। तो हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप पूरे इसके क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके मैं आपको पीडीएफ में कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना ना भूलें। आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।